तो आज अपन बात कर लेते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड की यानी आरएनए की। आरएनए होता क्या है और किस तरह से काम करता है और कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएनए की। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी इसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए की संरचना मूल रूप से डीएनए के समान ही होती है, केवल कुछ अंतर होता है जो निम्न प्रकार है। पहला अंतर है डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, सिर्फ राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलती है, जबकि आरएनए के अंदर क्या मिलती है, ओनली राइबोज शर्करा ही प्राप्त होती है या मिलती है। अब आगे की बात कर लेते हैं। इसी अंतर के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, यानी डीएनए के अंदर राइबोज शर्करा और आरएनए के अंदर, ठीक है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा, और इसी आधार पर इसको बांटा गया है। अब डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनीय क्षारक हैं, यानी थायमीन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, जो नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। यानी डीएनए के अंदर अगर आपको डीएनए और आरएनए में अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आरएनए में हमेशा यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में उसके स्थान पर हमेशा थायमीन पाया जाता है। तो डीएनए में हमेशा थायमीन मिलेगा आपको और आरएनए में हमेशा क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। ये दोनों एक जगह पर एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन की उपस्थिति उसको अतिरिक्त स्थायी प्रदान करती है, इसलिए डीएनए को ज़्यादा स्थायी तत्व माना जाता है। इसलिए डीएनए को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आरएनए आदिम होता है, इसी कारण से इसे प्रिमिटिव भी कहा जाता है और डीएनए नवीनतम संरचना है। आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, अर्थात आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ज़्यादातर सभी आरएनए लगभग सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि ये कोई लंबी सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का ये बना होता है। पॉली का मतलब होता है लंबी श्रृंखला, तो एक लंबी श्रृंखला का बना होता है, यानी आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अपवाद के रूप में रियो वायरस में आरएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ये आपको याद रखना है कि जो रियो वायरस है उसमें आरएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, अर्थात इसमें दोहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। अगली बात कर लेते हैं। 5x174 जो जीवाणु भोजी होता है, वो 5x174 जीवाणु भोजी में भी क्या होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तथा लैम्ब्डा जियोफेज जीवाणु भोजी में 48,502 क्षारक युग्म होते हैं और ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻6 क्षारक युग्म, मनुष्य में 6.6 इंटू 10⁻9 क्षारक युग्म होते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि इतने लंबे लंबे यहाँ पर आरएनए के फिलामेंट पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इनकी संरचनाओं को बनाते हैं और इनकी कोडिंग को निर्धारित करते हैं। तो मनुष्य के अंदर 6.6 इंटू 10⁻9 क्षारक युग्म होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब आप सोचो कितने लंबे आरएनए इनमें पाए जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 OH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में पाए जाते हैं और ये आरएनए के एंजाइमी प्रकृति भी पाई जाती है, यानी आरएनए के एंजाइम की तरह भी काम करता है, अतः यह ज़्यादा सक्रिय होता है। यही कारण है कि आरएनए की तुलना में डीएनए रासायनिक रूप से कम सक्रिय और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है। जो आरएनए होता है वह आरएनए की तुलना में क्या होता है, डीएनए जो होता है वो रासायनिक रूप से सक्रिय भी होता है और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है आरएनए की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं आगे की। स्थायी होने के कारण डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, परंतु आनुवंशिक संरचनाओं के प्रवाह के लिए आरएनए ज़्यादा उपयुक्त है। तो स्थायी संरचनाओं के लिए तो डीएनए ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन प्रवाह वाली सूचनाएं जैसे एक ट्रांसफ़र वाला है, तभी तो आरएनए 3 भाग में मिलता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, मैसेज ले जाने का काम करता है। तो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए आरएनए ज़्यादा मायने रखता है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं कि आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी होता है।
आरएनए जो होता है वो क्या होता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है और क्रियाशील होता है, लेकिन क्या होता है, अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए अपने काम को करता है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक स्वरूप में डीएनए का उद्विकास हुआ, जिससे यह अत्यधिक स्थायी हो गया और डीएनए के द्विरज्जु व पूरक रज्जुओं के कारण इनमें मरम्मत की प्रक्रियाओं के विकास से ये अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी हो गया। यानी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें क्या होती है कि जो टूट-फाट हो जाती है डीएनए के अंदर, या फिर डीएनए के अंदर कोई कट-फट लग जाते हैं, या फिर कोई गलत नाइट्रोजन क्षारक इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो उन सभी को वहाँ से रिपेयर करने में वहाँ पर आसानी हो जाती है। लेकिन आरएनए में ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। अब आरएनए के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो आरएनए के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आनुवांशिक आरएनए होता है, दूसरा अआनुवांशिक आरएनए होता है। अनानुवांशिक आरएनए क्या होता है? अआनुवांशिक आरएनए यानी जेनेटिक आरएनए, और ये दूसरे होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए उनमें पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है कि जहाँ पर डीएनए नहीं पाया जाता, जैसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है वही आनुवांशिक संरचना के रूप में काम करता है। जैसे मनुष्य के अंदर तो डीएनए आनुवांशिक संरचना के रूप में काम करता है, लेकिन आरएनए क्या करते हैं, यहाँ आनुवांशिक संरचना के रूप में काम करते हैं। इन दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा, आनुवांशिक संरचना और अआनुवांशिक संरचनाएं। आनुवांशिक संरचनाओं का मतलब ये होता है कि जो आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को स्थानांतरित कर रहा है वो होते हैं आनुवांशिक, और जो आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं वो अआनुवांशिक होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आनुवांशिक आरएनए। तो डीएनए की अनुपस्थिति में आरएनए ही क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है तथा आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ऐसे आरएनए को जेनेटिक आरएनए और या जीनोमिक आरएनए कहते हैं। ये कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, जैसे रेट्रोवायरस है, रियोवायरस है, टीएमवी है, टोमेकोमोजिक वायरस है और क्यूबी बैक्टीरियोफेज है। तो ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। एक तो रेट्रोवायरस है, रियोवायरस है, टीएमवी है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है। अब बात कर लेते हैं आनुवांशिकी आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है। यानी ये भी तीन प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो आरएनए जो होते हैं वो आनुवांशिक, ठीक है। अब आरएनए अनुकूलन टीआरएनए के रूप में होता है, संरचनात्मक आरआरएनए होता है, और कुछ परिस्थितियों में उत्प्रेरकीय राइबोसोम का कार्य भी ये करते हैं। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का मतलब होता है यहाँ पर राइबोसोम आरआरएनए। अब राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री माना जाता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री के आधार पर इसे, ठीक है, राइबोसोम आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। जो आरआरएनए होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री यानी राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। तो उसी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो जो आरआरएनए होता है ये कुल आरएनए का कितना % भाग होता है, 80%, क्योंकि राइबोसोम में ये पाया जाता है। तो पूरे जितने भी आरएनए होते हैं उनका ये 80% भाग होता है। इसके खोजकर्ता कुंजेई, इसके जो खोजकर्ता थे वो कुंजेई थे। ये राइबोसोम में पाया जाता है। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। अब जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम आरएनए होते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। यानी केंद्रिका कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर। अब यह आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है। सर्वाधिक स्थायी रूप होता है आरएनए का, क्योंकि ये संरचनाएं चेंज नहीं होती। आरआरएनए का जो रूप होता है वह स्थायी होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एटीएस प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इसकी उपकलाएं जो होती है वो 60S और 40S वाली होती है। 60S प्रकार की जो इकाई में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जैसे 5S, 5.8S और 28S। इसी प्रकार से 40S प्रकार के कई प्रकार के इकाई में केवल एक प्रकार का आरएनए पाया जाता है, एटीएस पाया जाता है। इस प्रकार के एटीएस राइबोसोम में कुल 4 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी उप इकाइयाँ क्या होती है, 50S और 30S। याद रखना है इसको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका पूरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 50S की भी, जो
प्रकार की इकाई है उसमें भी आरएनए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 5S होता है और 20S होता है। और इस बार जो नेट वाले बच्चे होते हैं, आईसीआर के जो बच्चे होते हैं या जो बड़े कंपटीशन एग्जामों में बैठते हैं, उनमें ये छोटी उप इकाइयाँ जो आरएनए के जो पाई जाती है उप इकाइयाँ, तो इनको काफ़ी बार पूछा गया और पूछा जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि 80S यानी 60S की भी उप इकाइयाँ कौन सी है या 40S की भी उप इकाइयाँ कौन सी है, कौन से आरएनए इसमें पाए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो 50S प्रकार की जो इकाई है वो आरएनए के 2 भाग पाए जाते हैं इसमें, 50S और 23S, यानी 5S और 23S। और 30S प्रकार की इकाई में केवल 16S, ठीक है, 16S आरएनए पाया जाता है। इस प्रकार से 70S आरएनए में कुल 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो इन बातों को आपको याद रखना है और बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। इसी से आगे का चैप्टर चलाऊंगा, इसी से आगे का जस्ट टॉपिक। तो आपको बने रहें इस चैनल पर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।